हम असल में एक बच्चे के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। और ये बात बहुत जरूरी है। ये उसूल सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो मतलब किसी टीम को लीड करता है, जो माता पिता है, या जो बस ये समझना चाहता है कि हम सब नई चीजें सीखते कैसे हैं। ये बातचीत सिर्फ रटने रटाने से बहुत बहुत आगे जाने वाली है। ये इस बारे में है कि ज्ञान असल में बनता कैसे है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बड़े और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार से शुरू करते हैं। हमारे स्रोतों में एक बात साफ कही गई है, बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं। नहीं है जिन्हें हमें जानकारी से भरना है। हाँ, बल्कि वे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये सुनकर ही कितना कुछ बदल जाता है। मतलब वो क्लास में चुपचाप बैठ के बस सुनते नहीं रहते। नहीं, वो अपने आसपास की दुनिया को देखकर, छूकर, सवाल पूछकर और हाँ, गलतियां करके लगातार प्रयोग कर रहे होते हैं। सही बात है। ये उस पुरानी सोच से मतलब जमीन आसमान का फर्क है, जहां माना जाता था कि एक अच्छा बच्चा वो है जो चुपचाप बैठा रहे, बिना सवाल पूछे। हाँ, हमारे स्रोत इस निष्क्रिय सीखने के विचार को पूरी तरह से नकारते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है, और इस नन्हे वैज्ञानिक वाले विचार को हम मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के काम से जोड़ सकते हैं। हाँ, उनका जिक्र है हमारे स्रोतों में। हाँ, पियाजे ने बताया कि बच्चे ज्ञान को सोखते नहीं बल्कि उसका निर्माण करते हैं। उनकी एक बहुत दिलचस्प स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बिल्कुल, आसान भाषा में इसका मतलब है विचारों पर विचार करना। अच्छा। जैसे एक छोटे बच्चे को आप सिखाते हैं 2 सेब और 3 सेब मिलकर 5 सेब होते हैं। उसे सेब देखने पड़ते हैं। हाँ, सही है। लेकिन इस अमूर्त चरण में बच्चा सिर्फ विचारों से खेल सकता है। आप उससे कह सकते हैं अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो A और C में क्या रिश्ता है। समझ गया। अब उसे A B C को देखने की जरूरत नहीं है। उसका दिमाग एक नए लेवल पे काम कर रहा है। वो अपने दिमाग में ही एक सिद्धांत बना रहा है और उसे टेस्ट कर रहा है, ठीक एक वैज्ञानिक की तरह। वाह। और इसी वैज्ञानिक वाली बात से जुड़ा एक और आइडिया है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हमारे स्रोतों में एक जगह कहा गया है कि गलतियां बुरी नहीं होती। ये तो उस हर बात के खिलाफ है जो हमने बचपन से सीखी है कि गलती मत करो। स्रोत कहता है कि गलतियां एक खिड़की की तरह हैं जिससे हम बच्चे के दिमाग के अंदर झांक सकते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे अहम हिस्सा है। सोचिए, एक बच्चा लिखता है 5 2 जा 3, सही है? हाँ। फिर वो लिखता है 2 5 जा 3। पुराना तरीका क्या होगा? लाल पेन से एक बड़ा सा कांटा और गलत लिख देना। बिल्कुल। लेकिन खिड़की वाला नजरिया कहता है रुको, इस गलती को देखो। ये गलती हमें बता रही है कि बच्चे को घटाना तो आता है, लेकिन उसने अभी तक ये नियम नहीं समझा है कि क्रम बदलने से नतीजा बदल जाता है। अच्छा। वो बुरे गणित में नहीं है, उसने बस एक नियम को जरूरत से ज्यादा लागू कर दिया है। तो ये गलती एक नाकामी नहीं है? नहीं, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक सुराग है। ये समझना ही गेम चेंजर है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मेरा मतलब एक टीचर जिसके पास 40 बच्चों की क्लास है, वो हर बच्चे की हर गलती के पीछे का लॉजिक कैसे समझेगा? क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच नहीं है? बहुत जरूरी सवाल है ये। और इसका जवाब ये नहीं है कि शिक्षक हर एक गलती का पोस्टमार्टम करे। नहीं, इसका जवाब यह है क्लास का माहौल बदलने में। माहौल कैसे? जब एक शिक्षक गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा मानता है, तो बच्चे सवाल पूछने और नए तरीके आजमाने से डरते नहीं हैं। हमारे स्रोतों में एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान बताई गई है, वो जो समस्याओं को हल करने के वैकल्पिक तरीके खोजता है। और नए तरीके खोजने में गलतियां तो होंगी ही। बिल्कुल। तो मकसद हर गलती को पकड़ना नहीं, बल्कि गलतियों का डर खत्म करना है। समझ गया। तो ये नन्हा वैज्ञानिक अपने दिमाग की प्रयोगशाला में लगातार प्रयोग कर रहा है और गलतियां उसके प्रयोग का डेटा हैं। लेकिन हर प्रयोगशाला को सही माहौल और सही उपकरणों की जरूरत होती है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि इस बच्चे के दिमाग के बाहर की दुनिया, उसका परिवार, उसका समाज, उसका स्कूल, उसे सफल होने में कैसे मदद करती है? और यहीं पर एक और महान विचारक लेव वाइगोत्स्की का काम सामने आता है। वाइगोत्स्की? हाँ, उनका मूल विचार है कि सीखना कभी अकेले में नहीं होता। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि है
बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने आसपास के लोगों और माहौल से बातचीत करके सीखता है। तो मतलब बच्चे के दिमाग के साथ साथ उसके आसपास का समाज भी उतना ही जरूरी है। उससे भी ज्यादा। हमारे स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक? हाँ, परिवार बच्चे की प्राथमिक संस्था है। यहीं पर वो भाषा, मूल्य, व्यवहार इन सब के पहले पाठ सीखता है। स्कूल द्वितीयक संस्था है। अच्छा। अगर परिवार में सीखने को लेकर उत्साह है, किताबें पढ़ी जाती हैं, बातें होती हैं, तो बच्चे के लिए स्कूल में सफल होना आसान हो जाता है। बच्चे का विकास इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है। इसी सामाजिक सीखने की कड़ी में एक बहुत ही प्रैक्टिकल विचार आता है, पाड़ का, जिसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग, हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक तरह की अस्थायी मदद है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल चलाना सिखाना। हाँ, सही है। आप बच्चे को बस धक्का देकर छोड़ नहीं देते, आप पीछे से सीट पकड़कर उसके साथ साथ दौड़ते हैं, है ना? बिल्कुल, उसे संतुलन बनाने में मदद करते हैं। और जैसे ही वो संतुलन बनाना सीख जाता है, आप धीरे से अपना हाथ हटा लेते हैं। क्लासरूम में ये अस्थायी मदद एक छोटा सा हिंट हो सकता है। किसी मुश्किल सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना हो सकता है, या किसी निबंध के लिए शुरुआती कुछ वाक्य लिख कर देना। ये वो सहारा है जो काम पूरा होने के बाद हटा लिया जाता है। और ये विचार एक प्रगतिशील कक्षा या प्रोग्रेसिव क्लासरूम के विचार से भी जुड़ता है। मतलब एक ऐसी क्लास जहां टीचर सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लेक्चर नहीं दे रहा। हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक एक लेक्चरर कम और एक कोच या गाइड ज्यादा होता है। गाइड? वो बच्चों को ग्रुप में काम करने, एक दूसरे से सीखने और खुद प्रयोग करके चीजें खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो जरूरत पड़ने पर स्कैफोल्डिंग यानी अस्थायी मदद देती है। वहां ज्ञान ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि बच्चों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। तो वो एक जीवंत वर्कशॉप की तरह होती है। बिल्कुल, किसी शांत लाइब्रेरी की तरह नहीं। ठीक है, तो हमने बच्चे के दिमाग को यानी वैज्ञानिक को समझ लिया और उसके माहौल को यानी प्रयोगशाला को भी समझ लिया। लेकिन इस प्रयोगशाला को चलाता कौन है? अब आते हैं शिक्षक की भूमिका पर। हमारे स्रोत कहते हैं कि एक शिक्षक का काम सिर्फ अपना विषय पढ़ाना नहीं है। उनका काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक सिद्धांत कहता है कि अगर कोई बच्चा मुश्किल भरे अतीत से आ रहा है, तो शिक्षक का पहला काम उसे एक सुरक्षित और स्थिर माहौल देना है। गणित या विज्ञान सिखाने से पहले उसे विश्वास और सुरक्षा सिखाना जरूरी है। बिना भावनात्मक सुरक्षा के बौद्धिक विकास बहुत मुश्किल है। और ये हमें समावेशन या इंक्लूजन के बड़े विचार की ओर ले जाता है। हाँ, ये आजकल बहुत इस्तेमाल होने वाला शब्द है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब सिर्फ अलग-अलग तरह के बच्चों को एक ही क्लास में बिठा देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। समावेशन का असली मतलब है ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चा उस कक्षा का एक जरूरी और सक्रिय हिस्सा महसूस करे। एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा व्हीलचेयर पर है। समावेशन सिर्फ स्कूल में रैंप बनाना नहीं है, ये सुनिश्चित करना है कि क्लास की एक्टिविटी या खेल ऐसे हों जिनमें वो बच्चा बराबर हिस्सा ले सके। अच्छा। अगर कोई बच्चा सुनने में कमजोर है, तो शिक्षक ये ध्यान रखे कि वो उससे बात करते समय उसके चेहरे की तरफ देखे। समावेशन सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि भागीदारी के बारे में है। हर बच्चे को ये महसूस कराना कि तुम यहाँ जरूरी हो। बिल्कुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी शिक्षक कौन है? क्या वो जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, या जो सबसे ज्यादा सख्त है और क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस रखता है? हमारे श्रोताज इसका एक बहुत ही सरल और मानवीय जवाब देते हैं। क्या? एक प्रभावी शिक्षक वो है जो हर बच्चे के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव, एक रैपो बनाता है। रैपो? हाँ, वो बच्चे को सिर्फ एक रोल नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखता है, जिसकी अपनी उम्मीदें, डर और ताकतें हैं। ये मानवीय संबंध ही कुंजी है। हाँ, क्योंकि जब एक बच्चा महसूस करता है कि उसका शिक्षक उसे समझता है और उसकी परवाह करता है, तो सीखने के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और इसी बात को आईक्यू टेस्ट की धारणा से जोड़कर हम पूरी चर्चा को समेट सकते हैं। आईक्यू टेस्ट? हाँ, दशकों तक माना जाता था कि आईक्यू स्कोर ही सब कुछ है, लेकिन हमारे स्रोत साफ करते हैं कि आईक्यू सफलता की गारंटी नहीं है। यह सिर्फ एक तरह की बुद्धिमत्ता को मापता है। असल में जो चीजें मायने रखती हैं वो है सीखने का माहौल, सहयोग की भावना, गलतियों से सीखने की हिम्मत और एक मार्गदर्शक शिक्षक के साथ बना वो मानवीय रिश्ता। सही बात है।
और अंत में 2 और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु। एक, विकास कोई दौड़ नहीं है जो 18 साल में खत्म हो जाए। ये गर्भाधान से शुरू होकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर। और दूसरा, संवेदनशील अवधि का विचार। ये वो जादुई खिड़कियां होती हैं जब कोई बच्चा किसी खास हुनर को, जैसे भाषा, बहुत तेजी से सीखता है। एक जागरूक शिक्षक और माता पिता इन खिड़कियों को पहचान सकते हैं और बच्चे को सही मौका दे सकते हैं। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें तो वो ये होंगे। पहला, बच्चे खाली बर्तन नहीं बल्कि नन्हे वैज्ञानिक हैं। वे चुपचाप सुनते नहीं बल्कि सक्रिय रूप से खोज करके, प्रयोग करके और हाँ, गलतियां करके सीखते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सीखने की ये प्रक्रिया अकेले में नहीं होती। माहौल यानी परिवार, दोस्त, समाज और संस्कृति इस प्रयोगशाला को आकार देता है। वाइगोत्स्की हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान एक सामाजिक निर्माण है। और तीसरा, एक महान शिक्षक सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं है बल्कि एक गाइड है, एक कोच है। वो हर बच्चे के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाता है और उनकी गलतियों को नाकामी के तौर पर नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके को समझने वाली एक खिड़की के रूप में देखता है। बिल्कुल सही। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने इस पर बात की कि कैसे शिक्षकों को बच्चों की गलतियों को उनके दिमाग में झांकने वाली खिड़कियों के रूप में देखना चाहिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सब अपनी जिंदगी में, चाहे वो हमारे काम में हो या रिश्तों में, अपनी गलतियों को शर्मिंदगी या असफलता के तौर पर नहीं बल्कि अपने अंदर के वैज्ञानिक के लिए एक जरूरी डेटा पॉइंट के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमारे खुद के सीखने और जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने का तरीका कितना बदल सकता है।